गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज के चैप्टर है चैप्टर 17 शब्द रचना। शब्द रचना क्या होती है? आप जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से एक भाषा का निर्माण होता है। तो किसी भी भाषा के निर्माण के लिए शब्दों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है और शब्द मिलकर ही किसी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। जिस प्रकार से नदी का बहाव होता है, नदी का प्रवाह होता है, छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी या एक समुद्र बनाते हैं, उसी प्रकार भाषा का प्रवाह भी होता है और इसमें भी बहुत सारे शब्द मिलकर एक समृद्ध भाषा की रचना करते हैं। तो एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाने के प्रक्रिया को हम शब्द निर्माण या शब्द रचना कहते हैं। मतलब कि एक ही शब्द से अनेक जब शब्द हम बना लेते हैं जिनके भिन्न भिन्न अर्थ हों तो उन्हें हम शब्द रचना या शब्द निर्माण कहते हैं। तो शब्द की रचना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे नंबर 1 उपसर्ग के द्वारा, नंबर 2 प्रत्यय के द्वारा, नंबर 3 संधि के द्वारा, नंबर 4 समास के द्वारा। तो शब्द की रचना हम इन 4 तरीकों से कर सकते हैं। उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से, संधि के द्वारा और समास के द्वारा हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग हमारे वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब एक ही उपसर्ग के पीछे हम अनेक मूल शब्द को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। अब इसमें हम जो मूल शब्द हैं जैसे भव, मल, मर, छूत, काल, इस तरह के शब्द अगर हम जोड़ दें तो इनसे क्या बन जाएगा? आ में अगर हमने भाव जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अभाव। आ में अगर मल जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अमल। आ में अगर मर जोड़ दिया तो अमर और आ में अगर छूत जोड़ दिया तो अछूत। आ में अगर काल जोड़ दिया तो क्या बन गया? अकाल। तो आपने देखा कि एक ही उपसर्ग के द्वारा हमने अनेक शब्दों का निर्माण कर लिया। किसका? अभाव, अमल, अमर, अछूत, अकाल। तो इस तरह से हमने कई शब्दों का निर्माण एक ही उपसर्ग के द्वारा कर लिया। इसी प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग को हम संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, 2 उपसर्ग वाले शब्द या उर्दू के उपसर्ग, इन भागों में बांट सकते हैं। तो संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं। अनु, अप, अव, अति, अभि, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं और संस्कृत के जैसे ही उपसर्ग हमारे हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं। और मूल शब्द हमारे क्या होते हैं? जो भाषा में अपने मूल रूप में रहते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मूल शब्द में जो अर्थ में जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। अगर हम मूल शब्द किसी भी उपसर्ग में जोड़ देते हैं तो उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जय शब्द का मतलब क्या होता है? जीत। और परा, ये क्या है? एक उपसर्ग है और अगर हमने परा में जय जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा? पराजय। और जिसका क्या अर्थ हो जाएगा? पराजय का मतलब हार। तो बिल्कुल इसके विपरीत इसका अर्थ आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके विपरीत अर्थ आ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे समान अर्थ भी आता है। तो उपसर्ग जोड़ के हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इसे ही हम शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। हमारे हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग जैसे हैं, जैसे अन, अध, नी, भर, अन, ये सब हमारे क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। और उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं? कम, खुश, गैर। और इससे हम कैसे नए शब्द बना सकते हैं? गैर का मतलब क्या होता है? नहीं। अब इसमें हम क्या शब्द बना सकते हैं? गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, इस तरह के शब्द नए बना सकते हैं। कम से क्या हम बना सकते हैं? कम का मतलब होता है थोड़ा से हम क्या बना सकते हैं? कम अकल, कमजोर, कम बखत, इस तरह के नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा भेद है प्रत्यय।
प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जैसे कि उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी शब्द में वाला जोड़ दें तो जैसे क्या बन जाएगा आपका? दूध वाला, एक नया शब्द बन गया, है ना। तो प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक कौन से होते हैं हमारे? कृत प्रत्यय, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ में जोड़कर बनाए जाते हैं। जो क्रिया शब्द होते हैं उनके साथ में हम उनके पीछे कोई नया शब्द जोड़कर, कोई प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय हमारे जो होते हैं वो संज्ञा शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे कि ये वाला हमने जोड़ा तो ये दूध क्या है आपका? एक संज्ञा शब्द है, तो ये कौन सा प्रत्यय हमारा कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और कृत प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? जो क्रिया शब्द, जैसे उड़, उड़ क्या है? उड़ना एक क्रिया है, और उड़ के साथ में जब हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये उड़ना। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो ये क्रिया है, इस क्रिया जो होती है वो हमारे तद्धित प्रत्यय में आती है। और जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ जब हम प्रत्यय का ऐड करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? संधि। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब एक ही शब्द के अंतिम स्वर और अंतिम शब्द में स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले शब्द में भी स्वर हो। मतलब पहले शब्द के अंतिम शब्द में जो आखिरी वर्ण है वो स्वर होना चाहिए, और दूसरे वर्ण का पहला जो वर्ण है वो स्वर होना चाहिए। जब इन दोनों का मेल होता है तब वहाँ पे हमारी स्वर संधि होती है। और स्वर संधि को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। स्वर संधि को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसकी संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसमें दोनों जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आप जानते ही हैं कि आ, ई, उ, री ये हमारे ह्रस्व स्वर है, और बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये हमारे दीर्घ स्वर है। तो जो ह्रस्व स्वर है वो मिलके जैसे आ प्लस अगर हम आ करें तो क्या होगा? बड़ा। और आ प्लस बड़ा आ करें तो क्या होगा? ये भी बड़ा होगा। यानी कि छोटा और छोटा मिलकर ये बड़ा वर्ण बन जाता है, तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं।
उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, ये धर्मार्थ। जैसे इसमें क्या करने होगा, इसमें क्या है, फर्स्ट वर्ड के लास्ट उसमें क्या है अ, और सेकंड वर्ड के फर्स्ट वर्ड में क्या है आ, तो ये क्या बन गया, बड़ा। क्या बन गया, बड़ा, धर्मार्थ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर्ष स्वर और हर्ष स्वर मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी दीर्घ संधि होगी। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय। अब यहाँ बड़ा आ और यहाँ भी बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन गया, ये भी बड़ा आ बन गया, यानी विद्यालय। अगर हम विद्यालय लिखे तो विद्यालय, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बन गया, बड़ा आ। तो दीर्घ संधि में जो हर्ष स्वर होते हैं वो हर्ष स्वर से मिलते हैं तो भी दीर्घ होते हैं, और हर्ष स्वर अगर दीर्घ से मिलता है तो भी दीर्घ बन जाता है। ये स्वर संधि का पहला भेद है, दीर्घ संधि। दूसरा भेद है, या छोटी से अगर हम छोटी, अभी हमने आ और आप बताया छोटी छोटी मिलेगी तो बड़ी, छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ। इस तरह से स्वर संधि में पहला भेद है जो दीर्घ संधि, उसमें दीर्घ हो जाते हैं स्वर। दूसरा भेद है इसका गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में आ के साथ में अगर ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है। आ के साथ में अगर ई मिले या आ के साथ में बड़ी ई मिले तो क्या बन जाती है, ए बन जाती है। और आ के साथ में अगर ऊ मिले तो ये बन जाता है ओ, और आ के साथ में अगर री मिले तो क्या बन जाता है, ये अर बन जाता है। तो गुण संधि में अ और ई, अभी क्या हो रहा था, दीर्घ संधि में आपके समान स्वर मिल रहे थे, एक जैसे, एक ही वर्ग के स्वर मिल रहे थे। आ के साथ में आ, ई के साथ में ई, और अब इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड मिल रहे हैं। आ के साथ में ई, आ के साथ में ऊ, आ के साथ में री, तो अलग अलग वर्ग के वर्ण, मतलब हर्ष और जो समान स्वर जब मिलते हैं तो वहां आपकी दीर्घ संधि होती है, और जब डिफरेंट टाइप के वर्ड मिलते हैं तो वहां पे आपकी गुण संधि होती है। आ के साथ में ई मिलेगा तो इसमें बदलाव होगा और क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, नर प्लस इंद्र, क्या बन जाएगा आपका, नरेंद्र। अब यहाँ पे क्या हुआ, र में क्या मिला आपको, आ मिला, और यहाँ पे क्या था, ई, और यहाँ पे मिलके क्या बन गया, ए। तो अ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए, और आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा ओ। तो गुण संधि में हमारा क्या होता है, आ और ई मिलकर ए बनते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा आपका, ज्ञानोपदेश। ज्ञान में क्या है आपका अ, और यहाँ पे क्या है आपका ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बन गए, ओ, है ना। तो ये ज्ञानोपदेश हो गया, ये आपकी होती है गुण संधि। तीसरी संधि है आपकी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें अ और आ के बाद में, अभी आ के साथ में आ मिला, आ के साथ में ई मिला, आ के साथ में ऊ मिला, अब यहाँ पे क्या होगा, आ के साथ में अगर ए मिलता है या
ए मिलता है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं ए, मतलब कि दीर्घ वृद्धि हो जाती है। आ के साथ में अगर ए मिले तो भी ए होता है, आ के साथ में अगर ए मिले तो भी क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि ही रहती है, मतलब अगर छोटा ए मिले तो भी ए रहेगा और ए मिले तो भी ए रहेगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं ए प्लस ए। अब यहाँ का के साथ में क्या है आ है और यहाँ क्या है ए। अब क्या बन गए ए बन के क्या बन गए एक एक। कौन सी मात्रा बन गई यहाँ पे ए की मात्रा बन गई। तो वृद्धि संधि में मात्रा की वृद्धि हो जाती है। या आ के साथ में ओ मिल जाए तो क्या हो जाएगा औ, मतलब मात्रा की वृद्धि। जैसे कि 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, 1 में क्या है आपका आ है और औषधि में क्या है औ है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनेंगे वनो सदी। मतलब अगर ओ है तो भी औ हो जाएगा, अगर औ है तो भी औ ही रहेगा, मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। तो इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। चौथी संधि है इसकी स्वर संधि की यड़ संधि। यड़ संधि में अब क्या पहले क्या आपका आ रहा था आ सब में आ रहा था, अब क्या आएगा पहले अगर ई हो और ई के बाद में आ आए तो क्या होगा य आ जाएगा, या हो जाएगा उसके स्थान पर। और ई के साथ में अगर ऊ आए तो क्या हो जाएगा यू। आप ई के साथ में अगर आ आए मतलब ई पहले आए और आ बाद में आए तो क्या हो जाएगा य, और ई के साथ में ऊ आए तो क्या हो जाएगा यू। मतलब ये स्वर संधि में क्या होता है सारे स्वर ही एक दूसरे से मिलते हैं। अभी ये सब क्या है आ ई ऊ, ये सब क्या है ये स्वर है, तो इसलिए स्वर संधि के भेद है। ये कौन सी संधि है आपकी यड़ संधि। यड़ संधि में ई पहले आती है, ई या ऊ पहले आता है। ऊ के साथ में अगर आ आए, ई के साथ में आ आया तो य हो गया, और ऊ के साथ में अगर आ आएगा तो क्या हो जाएगा व हो जाएगा। यड़ संधि में दूसरे तरह के शब्द आते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, अगर यदि प्लस अपि मिलके क्या बनेगा यद्यपि। क्या बन गया, यहाँ पे क्या था ई और यहाँ क्या था आ। ई और आ मिले तो क्या बन गया आपका या बन गया। यहाँ पे या का साउंड आपके आ रहा है यद्यपि, है ना। अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यद्यपि, तो क्या बन गया यहाँ पे य बन गया, है ना। तो आ और ई और आ मिलके बन गए आपके य, और ऊ और अ मिलके क्या बनेंगे वो। जैसे अनु, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। अनु प्लस ए, अनु प्लस ए मिलके क्या बन गए आपके अनु वै। तो यहाँ पे क्या है ऊ है, यहाँ क्या है आ है, ऊ और आ मिलके क्या बन गए यहाँ पे व बन गए। तो यह संधि में जो होता है आपका ई और ऊ पहले आता है और आ या कोई भी स्वर है वो बाद में आता है। तो पहली संधि आपकी थी दीर्घ संधि, जिसमें आ के साथ में छोटा के साथ में छोटा मिले या बड़ा मिले तो बड़ा आ हो जाता था, ये दीर्घ संधि थी। और दूसरी संधि थी आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपके आ के साथ में ए मिलता था और ए हो जाता था, मतलब उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती थी उसमें। और तीसरी आपकी है यड़ संधि, इसमें ई के साथ में आ मिले या बड़ी के साथ में आ मिले या ऊ के साथ में आ मिले तो वह हो जाता है।
आ के ई के साथ में आ मिले तो या हो जाता है, और ई के साथ में ऊ के साथ में अगर आ मिले तो व हो जाता है। तो ये होती है आपकी यड़ संधि। चौथी संधि आपकी है अयादि संधि, पांचवी संधि है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अब इसमें पहले ई और ई आ रहे थे, अब क्या आया, ए पहले आएगा। ए के साथ में अगर आ आए तो क्या हो जाएगा, ए, और ए के साथ में अगर आ आए तो क्या हो जाएगा, आए। ए के साथ में आ मिला तो ए, आए के साथ में आ मिला तो आए। उदाहरण में देख लेते हैं, ने प्लस अन क्या हो जाएगा आपका, नयन। पहले क्या आया आपका, ए आया, और फिर क्या आया, आ आया। ए प्लस आ मिलके क्या बन गया, अय। क्या साउंड आने लगी यहाँ पे, अय की, नयन। और यहाँ पे ए आय के साथ में अगर आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, आय। जैसे नय प्लस अक क्या हो गया, नायक। यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, ए और आ मिले तो क्या बन गए, आय, नायक। तो ये आपकी होती है अयादि संधि। दूसरी संधि है आपकी, ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए। दूसरी संधि है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब अभी आपके स्वर में से स्वर मिल रहे थे, अब इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में जब स्वर आए, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में स्वर आए और स्वर के बाद व्यंजन आए, अथवा व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, जगत प्लस ईस। अब यहाँ पे क्या है, ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है। क्या बन जाएगा, जगदीश। मतलब है कि व्यंजन के बाद में अगर स्वर हो, व्यंजन के बाद में अगर स्वर हो, या स्वर के बाद में व्यंजन हो, अथवा व्यंजन के बाद में फिर से व्यंजन हो, मतलब तीनों तरह से हो सकता है। व्यंजन के साथ में स्वर हो सकता है, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो सकता है, या स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है। तो भी हमारी कौन सी संधि होती है, वहां पे व्यंजन संधि होती है। जैसे दिग प्लस अंबर, दिगंबर। सम प्लस जय, संजय। अब सम प्लस जय, अब यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, दोनों मिलकर क्या बन गए, संजय। जब मतलब व्यंजन के बाद में अगर स्वर आए या व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो हमारी वहां पे व्यंजन संधि होती है। इसके भी बहुत सारे नियम हैं व्यंजन संधि को करने के। तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या सबसे बड़ी इसकी पहचान है, इसकी मात्रा, विसर्ग मात्रा। किसी भी शब्द के पहले अगर विसर्ग मात्रा लगी होती है तो वहां पे हमारी विसर्ग संधि होती है। ये मतलब विसर्ग के बाद में, इस विसर्ग मात्रा के बाद में कोई भी स्वर आए या कोई भी व्यंजन आए तो क्या होता है, विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। जैसे कि मनः प्लस रोग, मनः प्लस रोग बराबर क्या हो जाएगा आपका, मनो रोग। मतलब कि यहाँ विसर्ग मात्रा थी और यहाँ पे क्या आया आपका, व्यंजन आया, तो क्या परिवर्तन आया, इस मात्रा में, विसर्ग मात्रा में ये मात्रा हट गई और उसके स्थान पर ओ की मात्रा हो गई। तो विसर्ग की मात्रा हटकर उसके स्थान पर मात्रा हो जाती है, या कोई भी परिवर्तन जो हो जाता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब उसमें विसर्ग की मात्रा का होना